हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संपूर्ण गणित विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि सभी विद्यार्थियों में क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अगर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको बोर्ड पेपर देखने को मिलता है। तो अगर आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर लेते, तो देखिए गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र है और गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो विद्यार्थी भाई क्लास से जुड़ रहे हैं लगातार वो वीडियो को शेयर करते जाएं। ठीक है, और हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा मॉडल प्रश्न पत्र आज की क्लास में अभी और अभी खत्म करना है, इसलिए हम समय को लॉस नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि हमें आप सभी को पूरा मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कराना है। तो चलिए भाई देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, लेकिन आप गणित विषय का पेपर देने जा रहे हैं, आप पढ़िए बाद में। पहले आप क्या कीजिए, एक बार एक नज़र से देख लीजिए पेपर को। ठीक है, 15 मिनट लॉस नहीं कीजिएगा, ये 15 मिनट बचाने की कोशिश कीजिए। और इसमें सबसे पहले जो 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्न है इनको सॉल्व कीजिए कम समय में, कम से कम समय में, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा समय देना रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 1 का पार्ट। ठीक है, पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, टोटल 6 प्रश्न बहुविकल्पी दिए जाएंगे। जैसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। फलन एकैकी आच्छादक है, फलन बहु एकक आच्छादक है, फलन एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो फलन दिया गया है, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में जो फलन fx बराबर दिया गया वो 3x दिया गया, और जो ये फलन है वो रियल टू रियल परिभाषित है। रियल टू रियल परिभाषित होने का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, और मैंने ये भी बता दिया कि भैया आपके एग्जाम में संबंध एवं फलन से क्वेश्चन आएगा तो वो तुल्यता संबंध पर आधारित आएगा और या तो फिर एकैकी आच्छादक पर आधारित आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को 1 शॉर्ट क्लास प्रोवाइड कर दी है। अब आप लोग 1 शॉर्ट क्लास करके जाते हो तो पूरा लाभ मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, बनी पढ़िए। आप उसको कर डालते हो एग्जाम के पहले तो भैया पूरा लाभ मिलने वाला है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर देखिए fx बराबर 3x दिया गया, f सच दैट रियल टू रियल। हमने कहा फलन जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित, इसका मतलब जो प्रांत आएगा वो भी आपका वास्तविक संख्या से आ जाएगा और जो सह प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। तो यहाँ पर जब फलन दिया गया तो एकैकी के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एकैकी के लिए मैंने आप सभी को बताया है कि एकैकी के लिए बीजगणितीय रूप क्या होता है कि जो fx1 की वैल्यू है उसको हम fx2 के बराबर दिखाते हैं। तो fx की वैल्यू अगर 3x है तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x1, fx2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x2, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। यही एकैकी की परिभाषा होती है कि अगर हम fx1 बराबर fx2 दिखाते हैं और x1 बराबर x2 हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो फलन है वो क्या है, फलन हमारा एकैकी है। अतः हम कहेंगे फलन क्या है हमारा, एकैकी। इसका मतलब ये है कि जो है एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, प्रांत में उपस्थित एक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक बन रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये फलन क्या हो जाता है, एकैकी। अच्छा, आच्छादक के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, जो fx की वैल्यू होती है उसको y के बराबर मान लेते हैं। fx बराबर y मानने का मतलब देखिए आच्छादक की परिभाषा ये होती है कि अगर सह प्रांत परिसर के बराबर भैया हो जाए, सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाए। अब सह प्रांत परिसर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको a b c दे दिया गया और इधर ये प्रांत होता है। प्रांत में उपस्थित जितने एलिमेंट होते हैं इनको अगर एक समुच्चय के अंदर लिख दे तो ये प्रांत हो जाते हैं। सह प्रांत मैंने आपको बताया था, सह प्रांत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित किया गया, ABC भी वास्तविक संख्या और यहाँ पर भी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 मान के चलते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। तो A का प्रतिबिंब आपका 1 बन रहा है, B का प्रतिबिंब 2 बन रहा है, C का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। तो जो सह प्रांत होता है वो इसके अंदर उपस्थित जितने सारे एलिमेंट होते हैं उनको अगर समुच्चय के अंदर लिख दे, ऐसे देखिए 1 2 3 4, तो ये सह प्रांत हो जाते हैं। जबकि परिसर जो होता है, परिसर में वही अवयव लिखे जाते हैं जो कि प्रतिबिंब अवयव होते हैं। प्रांत के जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। तो प्रतिबिंब अवयव 1 2 3, तो ये 1 2 3 ही लिखा जाएगा परिसर में। तो जब ये सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तब फलन हमारा आच्छादक होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो fx है वो आपका fx क्या है, प्रतिबिंब अवयव है, और y क्या है, सह प्रांत है। मैं इसको मान
रहता है इक्वल है, ठीक है। इक्वल मानने पर एफ एक्स का मान रखते हैं 3x बराबर y, तो x बराबर कितना आ जाएगा y/3। ओके, अब x का मान कहाँ पर पूरा एफ एक्स में रखने पर, x का मान रखने पर या यहीं पर आप चेक कर सकते हो। अगर y का मान क्या रखें, y का मान एक वास्तविक संख्या से रखें तो क्या x का मान एक वास्तविक संख्या मिलेगी, ऐसे ही चेक कर लो, ठीक है। दोबारा fx बराबर रखने की कोई जरूरत ही नहीं। अब देखिए x बराबर कितना मिला आपको, x बराबर y/3 मिला। आपको मैंने बताया कि y जो है सहप्रांत है और सहप्रांत जो है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है। अगर y के स्थान पर कोई एक हम वास्तविक संख्या रख दें तो x का मान एक वास्तविक संख्या मिलेगी, जी हाँ मिलेगी। वास्तविक संख्या की परिभाषा ये होती है कि जो भी अंडर रूट के अंदर संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, उनको छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसमें अगर x का मान लिखेंगे, यदि y हमारा वास्तविक संख्या में बिलोंग कर रहा है तो हमारा x का जो मान आएगा वो भी वास्तविक संख्या आएगा। आप देख लीजिएगा, y का कोई वास्तविक संख्या का मान रख के देखिए, x का मान आपको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा सहप्रांत होगा वो किसके बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। और जब सहप्रांत परिसर के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो क्या है, आच्छादक है। क्या है, फलन हमारा आच्छादक है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फलन एकाकी और आच्छादक है। फलन का कैसा है, फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होगा। ओके, चलिए भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है और एक आएगा, लिख के रख लीजिए, आएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि समुच्चय में, देखिए यहाँ पर एक समुच्चय n है। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इन्होंने एक रिलेशन इसके ऊपर दिया है। रिलेशन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है खा पार्ट। इसमें रिलेशन दिया गया है कि एक क्रमित युग्म a, b, ठीक है, a और b ये आपके प्राकृतिक संख्याओं से आ रहे हैं और इन पर रिलेशन दिया गया सच दैट a बराबर b-2। क्या दिया गया, a बराबर b-2, जहां पर जो b का मान है वो 6 से बड़ा है। ये आपको रिलेशन में दिया गया। द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको देखिए दिया गया 2, 4 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा कि 3, 8 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा कि 6, 8। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। 6, 8 और 8, 7 दिए गए रिलेशन बिलोंग करेगा। अब रिलेशन को ध्यान से देखिए। रिलेशन में दिया गया है कि जो a का मान है, a क्या है, क्रमित युग्म का पहला अवयव है, b क्या है, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव है। तो जो a का मान है वो b-2 है, b-2 के बराबर, और जो b का मान है वो 6 से बड़ा है, मतलब 6 से छोटा b का मान नहीं। तो जितने भी क्रमित युग्म लिखे इनके स्थान पर b वाला अवयव देखेंगे, जो मान होना चाहिए b का वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 4 है, तो ये तो कदापि कभी आंसर सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो b का मान 6 है, 6 से बड़ा है। तो अगर 6 से बड़ा मान रखते हैं तो a का मान कितना मिलेगा, a बराबर b-2। 8 से हम 2 घटाएंगे तो a का मान कितना मिलना चाहिए, a का मान 6 मिलना चाहिए। तो अगर हम b का मान कितना ले रहे हैं, b का मान 8 ले रहे हैं तो a का मान 6 आना चाहिए। तो b का मान 8 ले रहे हैं तो a का मान 6 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इस तरीके से आपको उत्तर चेक करना है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ऐसे चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का गा पार्ट, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं, आपको जो मैं व्याख्या करके मैं पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको समझिए, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि हल कर लिया बस काम हो गया। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, इसमें यह दिया गया है कि आप समाकलन कीजिए x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है, x इंटू ई की पावर x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये खंडशः समाकलन का क्वेश्चन है। खंडशः समाकलन में मैंने आपको एक आइलेट सूत्र बताया था, याद है, मैंने आपको आइलेट सूत्र बताया था। आइलेट में कहा था पहले इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था ना। तो यहाँ पर e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सबसे लास्ट में पड़ता है, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन इसको फर्स्ट मानेंगे और खंडशः समाकलन का सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पहले फर्स्ट छूटता है, समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, फिर माइनस लगाते हैं, है ना, फिर बड़े से समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करते हैं किसका, फर्स्ट फलन का, इनटू में समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, फिर जो आता है उसका अगेन हम समाकलन करते हैं। यही तो होता है खंडशः समाकलन का सूत्र। अब देखिए x हो गया e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस x का x के रिस्पेक्ट में जो आपका अवकलन होता है वो 1 होता है, e की पावर x का जो समाकलन होता है वो भैया e की पावर x होता है। अब जो आया इसका अगेन समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा x इंटू ई की पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है तो e की पावर x लिख देंगे। e की पावर x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x-1। ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन मिल जाए वही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 x-1 e की पावर
x माइनस वन e की पावर x, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, घा पार्ट देखते हैं। घा पार्ट में क्या दिया गया है, अब इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि ठीक है। अब यही नहीं आएगा लेकिन इस पर आधारित आएगा। इसमें दिया गया है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या दी गई, इसको नोट कर लेते हैं। अवकल समीकरण दी गई 2x², फिर दिया गया है d2y अपान में dx² माइनस का 3dy/dx और प्लस का y = 0। ठीक, ये एक आपको अवकल समीकरण दी गई, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और बताना है कि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी। क्या पूछा है कि कोटि कितनी होगी। मैंने आपको एक चीज और बताया है कि कोटि, देखिए कोटि हमेशा परिभाषित होती है, घात परिभाषित नहीं होती है, ठीक है ना। तो घात कब परिभाषित नहीं होती है, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देख लीजिए। मैंने कहा कि अगर साइन है और साइन के थीटा के स्थान पर d/dx आ जाए, ठीक है, अवकल समीकरण में, तो वो आपकी परिभाषित नहीं होगी, घात कभी भी परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। या लॉगरिथमिक कोई फंक्शन आ जाए, ठीक, उस x के स्थान पर d/dx इस तरीके से लिख जाए, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, एक बार क्लास देख लीजिए वन शॉट वाली, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से बताया कब घात परिभाषित होगी कब नहीं परिभाषित होगी। इस समय तो देखा जाए तो इसमें कोई परिभाषित वाला लफड़ा ही नहीं, इसमें तो एकदम सिंपल अवकल समीकरण दी गई है। और अवकल समीकरण की कोटि मैंने निकालना आपको बताया, कैसे बताया है कि जिस अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलज जो होती है, जैसे मैं देखूं तो इस अवकल समीकरण में मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है, d2y/dx² क्या शो करता है कि मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो जो इसकी कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कोटि आपकी हो जाएगी 2। अच्छा, यही पूछता कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, तो अगर मैं देखूं तो जो मैक्सिमम अवकलज है इसी की होल पावर को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं अवकल समीकरण की, तो घात यहाँ पर 1 हो जाती। समझ रहे हो कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी बड़ी घात देख करके लिख देते हैं घात ये होगी, ये ऐसा नहीं करना है आपको। अधिकतम अवकलज जो होगा वो उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगा और उस अधिकतम अवकलज की जो घात होगी वो उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंगा पार्ट की ओर। अंगा पार्ट की ओर, अंगा पार्ट में दिया गया है कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक सदिश दिया गया है, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, 2i कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, और एक सदिश दूसरा दिया गया इसको वेक्टर बी कैप मान लेते हैं, वेक्टर बी कैप बराबर आपको दिया गया है i कैप माइनस का 4j कैप और उसके बाद प्लस का लैम्डा के कैप, ये दिया गया है। बोला जा रहा है परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि अगर दो सदिश परस्पर लंब है, दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दो सदिशों का गुणनफल 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। अगर कॉस के थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री के लिए 0 होती है, तो उस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाता है। तो दो सदिश जब भी लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, वेक्टर बी का मान है आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस का लैम्डा के कैप, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। अब मैंने कहा था कि आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर देखिए आई डॉट का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जे का गुणांक 1, यहाँ पर जे का गुणांक -4 है, 1 का गुणा -4 से करेंगे -4 हो जाएगा। यहाँ पर के का गुणांक 1 है, यहाँ पर लैम्डा का मान 1 है, लैम्डा का गुणा 1 से करेंगे ये लैम्डा हो जाएगा बराबर 0। बाकी तो के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 हो ही जाएगा। अब देखिए 2 से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 2। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 2। इस पर भी आधारित एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, आता जरूर है भैया, तो तैयार जरूर कर डालिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरे खत्म। बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं। आगे चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब जो देखिए टोटल 9 प्रश्न होंगे आपके प्रश्न पत्र में। पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा, दूसरा आपका 2-2 नंबर वाला होगा, तीसरा भी आपका 2-2 नंबर वाला होगा, उसके बाद 50 नंबर के 5-5 नंबर वाले प्रश्न होंगे, फिर 24 अंक के आपके 8-8 नंबर वाले प्रश्न होंगे। 24 अंक के जो प्रश्न आएंगे उसमें 6 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 करना रहेगा आपको, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दूसरे के का पार्ट की ओर। इसे रफ कर देते हैं ना, इसको जल्दी से पहले रफ कर देते हैं हम, उसके बाद फिर दूसरे के का पार्ट को आपको सॉल्व कराते हैं। सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को शेयर करते जाए, है ना, जल्दी जल्दी भाई वीडियो को शेयर जरूर करते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ने चाहिए क्लास से। ये मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो समझ लीजिए बोर्ड पेपर आधा इसे आप कर डालोगे, ठीक है, क्योंकि मैं सारी बात इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सभी लोग देखते रहिएगा। आज की क्लास का दूसरे का पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है दूसरे का पार्ट। इसमें दिया गया है कि cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान कितना होगा।
मुख्य मान कितना होगा। मैंने कहा था मुख्य मान निकालने वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, और यहाँ पर आप लोगों को प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन जितने भी है सबकी रेंज पता होना बहुत जरूरी है। मुख्य मान रेंज पर ही निर्भर करता है। जैसा मैं यहाँ पर देखूँ कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो इसका मुख्य मान निकालने के लिए मानेंगे y बराबर कितना, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। अच्छा, कॉट इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉट, और इधर हो जाएगा माइनस का 1/√3। अब इधर कॉट y होगा ना, तो अब इधर हमको 1/√3 देखेंगे कॉट कितने का मान है। अगर इधर साइन होता तो साइन कितने का मान है ये देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट y इक्वल टू, ये कॉट माइनस लगा रहने दो, 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, नहीं कॉट 60 डिग्री का मान होगा, और कॉट 60 डिग्री को लिखेंगे π/3। बताइए लिखेंगे कि नहीं। और आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्लास 10th में ही पढ़ा है कि माइनस कॉट थीटा जो होता है वो कॉट पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा कॉट पाई माइनस π/3 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कॉट, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कॉट 3 से पाई जाएगा 2π/3। अच्छा, कॉट से कॉट हट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2π/3, मतलब जो मुख्य मान आ जाएगा वो 2π/3 आ जाएगा, जो कि इसकी रेंज के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है। रेंज इसके कुल अंतराल में 0 से पाई थी शायद, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने कहा कि किसी भी प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन का मुख्य मान निकालने के लिए रेंज आना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर आप गलती कर देते हो, कॉट y बराबर माइनस कॉट π/3 में क्या करते हो, कॉट से कॉट कर देते हो तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा होता है, पहले सूत्र को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नियम कायदा कानून थोड़ा समझ के आप चलना, जल्दबाजी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दूसरे का खापड़ बता रहा है कि दिखाइए कि जो फलन f(x) है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड x बराबर 0 पर सतत है। मैंने कहा था कि कोई फलन किसी दी गई लिमिट पर सतत कब होता है, जब उस दी गई लिमिट पर फलन का मान, LHL का मान यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू बराबर होती है, तब उस दी गई लिमिट पर फलन क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर पहले मॉड x की परिभाषा आप जान लीजिए। मॉड x की परिभाषा होती है, मॉड x का मान -x होता है जब x की वैल्यू लेस होती है 0 से, और मॉड x की वैल्यू +x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। समझ रहे हो कि नहीं, ये मॉड x की परिभाषा होती है, पहले ये आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे f(x) बराबर x लेंगे x बराबर 0 के लिए। क्यों, देखिए हमने कहा ना कि उस दी गई लिमिट पर हम निकालेंगे, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो देखो इक्वल यहाँ पर लगा है, तो x इक्वल यहाँ 0 लिखा है, तो फलन का मान कितना होगा x, तो f0 का मान कितना आएगा बताइए 0, x का स्थान पर 0, x का स्थान पर 0, तो f0 का मान कितना आएगा 0, मतलब उस लिमिट पर जो फलन की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, स्टेप आप बिल्कुल भी नहीं काटिएगा, नहीं नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर, तो लिमिट से हल्की कम वैल्यू के लिए जो फलन का मान है वो कितना भैया -x है। देखिए x लेस देन 0, x 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए जो फलन का मान है वो -x है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे लिमिट x, यहाँ पर देखिए h नहीं रखेंगे, बहुत लोग h में बदलने लगते हैं, x टेंड टू 0 और ये हो जाएगा f(x), तो लिमिट हो जाएगा x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू पर निकाल ले। f(x) का मान कितना बताइए भैया -x है कि नहीं है। अब जैसे x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा। इसी तरीके से हम RHL के लिए भी क्या ढूंढेंगे, पहले फलन ढूंढेंगे। तो RHL के लिए अगर फंक्शन की बात करें, यानी लिमिट से हल्की बड़ी वैल्यू पर और यहाँ बराबर 0 पर आपका फलन का मान कितना है, x है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखोगे x। अब लिखोगे सूत्र लगाओगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, मतलब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पर, उसके बाद f(x) रखोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू कितनी है, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए f(x) का मान कितना है, x है कि नहीं है। और जैसे इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा आपको। आप देखिए कि जो फलन की वैल्यू निकाली, यानी दी गई लिमिट पर जो फलन की वैल्यू निकाली, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली, और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। x बराबर 0 पर आपने फलन की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि जो फलन है, फलन f(x) बराबर आपका जो मॉड x है वो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ऐसे आपको पूरी लाइन में लिखना है, सतत है, और यही चीज सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड लिख दीजिएगा। ये दूसरे का खापाड़ था,
गा पार्ट को देखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि व घात बताइए। फिर क्वेश्चन आ गया अवकल समीकरण की कोटि व घात से। एक्स वाई, ठीक है, क्या दिया गया, एक्स वाई d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस का dy बाई dx का होल स्क्वायर, ओके, इनटू में x भी दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद माइनस का y dy बाई dx इक्वल टू 0। ये आपको एक अवकल समीकरण दी गई, ठीक है, गलती भी सही कि कोटि व घात बताइए। मैंने कहा कि किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो उस अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलज होती है। तो अधिकतम अवकलज आप बताइए कितना है। मैक्सिमम अवकलज कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया। d2y बाई dx स्क्वायर यही चीज़ सोच कर रहा है, तो इसका मतलब जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अच्छा, घात की अगर बात करें भैया, घात की, तो मैंने कहा कि जो अधिकतम अवकलज होती है उसकी जो पावर होती है वो उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ये नहीं कि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा बस घात 2 लिख दो, गलत हो जाएगा। अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार। इसकी होल पावर कितनी है, 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अवकल समीकरण की जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। गलती नहीं कीजिएगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न घा पाठ, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या से क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें बोला जा रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यही दिया गया है। और उसके बाद दिया गया है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण क्या करना है, यानी अधिकतम मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले जो आपको समीकरण दी गई है उनको आप रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन जो भी लगा है ये तो समीकरण को व्यक्त करता है, और समीकरण में व्यक्त करने के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बराबर लगा के 4 लिख दिया। अब इस समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे छोटा सा डिब्बा बनाएंगे, बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, एक्स वाई, ठीक, 2 बिंदु निकालेंगे तभी एक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए इस समीकरण में x के स्थान पर 0 रखे तो y का मान 4 आ जाएगा, y के स्थान पर अगर 0 रखे तो x का मान 4 आ जाएगा, यानी बिंदु आपका 0,4 और 4,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0,4 और 4,0। ये किसका बिंदु आया, इस असमीकरण, इस समीकरण का बिंदु आ गया। अब इस समीकरण को शो करेंगे, कहाँ पर हम शो करेंगे, वहां पर शो करेंगे। देखिए, और बाकी x बराबर 0, y बराबर 0, मतलब एक बिंदु आपका 0,0 ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा फिगर आपके सभी के समक्ष बना देते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा घुमा देते हैं कैमरे को, है ना, ऐसे। यहाँ पर हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। देखिए बिंदु 0,4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक खींच लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 हो जाएगा, ये एक्स अक्ष की धन दिशा हो जाएगी, ये वाई अक्ष की धन दिशा हो जाएगी। 0,4 का मतलब क्या है, 0,4 का मतलब ये वाला पॉइंट 0,4, ठीक, क्योंकि ये 1 2 3 4 वाई अक्ष पर हमको चलना है, तो वाई अक्ष पर 4 चलना है, लेकिन एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चलना है, तब 0,4 मिलेगा। 4,0 का मतलब एक्स अक्ष पर 4 चलेगा, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4,0। अगर एक्स अक्ष पर रुके तो वाई अक्ष पर कुछ नहीं चल रहा है, तो 4,0 वो हो जाएगा। अब 0,4 को 4,0 से मिलाएंगे तभी इस रेखा का समीकरण, यही रेखा खींची जाएगी। तो इसको ऐसे पट्टी से रख के मिला देंगे, और यहाँ पर समीकरण इसका लिख देंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इस असमीकरण का मैंने क्या कर दिया, समीकरण खींच दिया। अब आपको ये शो करना है कि जो ये रेखा मैंने खींची है, इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्रफल है वो अंदर की ओर आएगा कि बाहर की ओर आएगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इधर का कोई पॉइंट उठा करके इस असमीकरण में रख देंगे। अगर सत्य आ रहा है तो फिर इधर की ओर गिरेगा, सत्य नहीं आ रहा तो उधर की ओर गिरेगा। या इसी में देखिए इधर की ओर ओरिजिन पॉइंट है कि नहीं, तो अगर इसी में लिखेंगे 0,0 रखने पर, 0,0 रखने पर, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। जब हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 4 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पर हल करने पर 0 लेस देन 4 इक्वल टू 4। अब आप बताइए क्या 4 0 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा, तो आप कहोगे जी सत्य है, ये 4 तो 0 से बड़ा। जब मैंने ओरिजिन पॉइंट को इस समीकरण में रखा तो मैंने देखा कि हमें जो कंडीशन मिल रही है वो सत्य मिल रही है, और सत्य मिलने का मतलब जो क्षेत्रफल है वो इधर की ओर ही गिरेगा, ठीक।
अब कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो एक यहाँ पर कोणीय बिंदु है, एक यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 था, एक यहाँ पर आपका है। इस तरीके से कोणीय बिंदु मिल गए। कोणीय बिंदु क्या होते हैं? जो आपका क्षेत्रफल गिर रहा है उनके मतलब अभीष्ट बिंदु उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये जो एरिया है इन बिंदुओं के अंतर्गत गिर रही है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल गिर रहा है हमें इसी भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल अभीष्ट को अधिकतमीकरण निकालना है। z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण निकालना। तो कोणीय बिंदु जब तक नहीं पता होंगे तब तक अधिकतमीकरण निकालना संभव नहीं है। तो अब कोणीय बिंदु पता हो चुके हैं, जब अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो कोणीय बिंदु पता चल जाएंगे। और अब यहाँ पर एक ही रेखा थी, दूसरी रेखा होती तो हमको पहले प्रक्षेप बिंदु निकालना पड़ता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? z का अधिकतम मान लिखेंगे। एक कॉलम ऐसे बनाएंगे, ऐसे, जिसमें लिखेंगे एक कॉलम में लिखेंगे कोणीय बिंदु, ऐसे लिखते हैं कोणीय बिंदु, एक में लिखते हैं z बराबर, जो समीकरण दी गई उसको लिखेंगे 3x प्लस 4y का मान, ठीक। अब किस कोणीय बिंदु पर अधिकतम आएगा? देखिए एक कोणीय बिंदु आपका हुआ 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु आपका हुआ 0,4, तीसरा कोणीय बिंदु आपका हुआ 4,0, ठीक। अब इसमें z बराबर निकालेंगे। देखिए 0,0 रखेंगे z का मान 0 आएगा, 0,4 रखेंगे z का मान 4 चौक 16 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 4,0 रखेंगे 4 ते 12 आ जाएगा। अधिकतम मान आ रहा है 16, किस पर? 0,4 पर। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अधिकतम मान निकालना था तो एक 0,4 ऐसा कोणीय बिंदु जिस पर z का मान अधिकतम आ रहा है। बस यही रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो एक बार वन शॉट क्लास जरूर कर डालिए भैया। बहुत बड़ी क्लासें हैं ये और सब कुछ मैंने बता दिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसी में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देखिए, बस लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की क्लास भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमने जितना मैंने क्लास में बताया उससे बाहर हो सकता है, एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक। देखिए यहाँ पर यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया गया? 7/13। साथ ही में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया 9/13। और आपको दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान आपको दिया गया 4/13, ठीक है। तो आपको मान निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान। इसका मतलब ये होता है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताया कि नहीं बताया है? तो यहाँ पर मान रख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान आ जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान देखें तो 4/13 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो 9/13 दिया गया है। 13 से 13 कैंसिल कर देंगे, 4/9 हो जाएगा, वो किसका मान हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो टेंशन नहीं लेना है, आवश्यकता पड़ती तो हम ले लेते, क्या दिक्कत थी? ये तो सब सूत्र पर निर्भर है। प्रोबेबिलिटी के सूत्र याद कर लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, 1-1, 2-2 नंबर वाले जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए ये आपका हो गया दूसरा का अंगा पार्ट था, ठीक है। अब तीसरे के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं जल्दी से, समय को लॉस नहीं करेंगे भैया। हमने कह दिया पूरा मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे, संपूर्ण गणित हमारी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। संपूर्ण गणित जो है हमारा रिवीजन हो जाएगा संपूर्ण गणित का, अगर इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। तो तीसरे का देखिए का पार्ट दिया गया है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ए इक्वल टू आपको दिया गया समुच्चय के अंदर 2 अवयव दिए गए हैं और एक बी समुच्चय दिया गया है जिसके अंदर अवयव कितने दिए गए हैं? जिसके अंदर अवयव दिए गए हैं आपके 3,4 यानी 2 अवयव दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो लिख लीजिए 2m। क्या होता है? 2m। 2m जो होता है समुच्चय ए में उपस्थित एलिमेंटों की संख्या होती है। तो एलिमेंट 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे n 2, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है तो 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। यानी जो संबंधों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर था तो मुझे बताना पड़ गया, ठीक है। ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा समुच्चय चैप्टर, ठीक है। समुच्चय का ये वहाँ का क्वेश्चन आ गया है, संबंध एवं फलन उसी का भाग ही तो है, तो इसलिए क्वेश्चन आ गया छोटा मोटा 1-2 नंबर में। चलिए आगे चलिए बढ़ते हैं। तो तीसरे का खा पार्ट देखते हैं भैया, तीसरे का खा पार्ट, बिना समय को लॉस किए हुए तीसरे का खा पार्ट।
तीसरे के खा पार्ट में क्या दिया गया है कि यदि y इक्वल टू a साइन x प्लस का b कॉस x, ठीक है, ये आपको दिया गया है। यदि y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, तो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है d2y अपान में dx स्क्वायर और प्लस का y बराबर 0। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अवकल समीकरण का क्वेश्चन समझेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी अवकलन का। आप कुछ भी समझो, काम तो वही करना है। क्या करना है, d2y/dx स्क्वायर का मतलब इस समीकरण का 2 बार अवकलन तो करना है, तभी ये स्थिति आएगी। तो सबसे पहले जो समीकरण दी गई उसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो देखिए y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx। क्योंकि इस समीकरण में 2 अचर पद है और जिस समीकरण में जितने अचर पद होते हैं हमको उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। तो हम एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, a साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x प्लस b, cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं। इसको भैया समीकरण 1 मान लेंगे। एक बार अवकलन कर दिया, हमें चाहिए 2 बार अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, क्या करने पर भाई, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx का अगेन अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर। कितना हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a cos x का अवकलन कितना हो जाएगा भैया, माइनस का साइन x, माइनस लगा लीजिए, और माइनस b साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। अगर दोनों में माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x। और आप देखिए जहां पर मैंने समीकरण 1 माना है, a साइन x प्लस b cos x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर माइनस a साइन x प्लस b cos x, आपका y के बराबर y लिख दिया। y इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी जो कि आपके सिद्ध हो चुकी है। जो सिद्ध करना हो भैया, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो सिद्ध करना हो बस आप उसको देखिए, जो सिद्ध करना हो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, तीसरे का ये खा पार्ट था, तीसरे का गा पार्ट देखते हैं। गा पार्ट में क्या दिया गया है, गा पार्ट में ये दिया गया कि सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये आपको दिया गया है। साथ ही में आपको दिया गया 3i कैप, एक सदिश और दिया गया 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। 2 सदिश आपको दिए गए हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 सदिश, मान लीजिए इसको वेक्टर a बराबर मान लेते हैं और इसको वेक्टर b बराबर मान लेते हैं। 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना हम जानते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है माड वेक्टर a माड वेक्टर b इंटू में कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो होता है वो दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। हमें थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान निकाल लेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो देखिए हम गुणा कर लेंगे, आई कैप का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास व्हाइट बोर्ड है भैया, आपके पास कॉपी है, आप अच्छे तरीके से एक स्टेप लिखिए। यहाँ पर देखिए आई कैप का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं 10 बराबर माड वेक्टर ए का, माड वेक्टर अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। आई के गुणा का स्क्वायर 1, जे के गुणा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, के गुणा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से इनटू में मॉड वेक्टर बी है, कितना है मॉड वेक्टर बी, तो अंडर रूट लगाएंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे 2 का गुणांक 4 स्क्वायर करेंगे, के का गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और इनटू में कॉस थीटा लिख देंगे। तो ये जाएगा 10 बराबर 9 4 13 कितना हो जाएगा अंडर रूट 14, 9 4 13 अंडर रूट 14 इनटू में कॉस थीटा। अच्छा किसी सदिश का परिमाण निकालना तो जानते हो ना, अंडर रूट लगाओ, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, वही मैंने किया यहाँ पर। आप देखिए कितना हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट 14 का गुणा हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। 2 पंची 10, 2 7 14, ये 5/7 बराबर कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा हमें चाहिए थीटा, तो कॉस को उधर भेज देंगे, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। इस तरीके से 2 सदिशों के बीच का जो कोण आ जाएगा वो कॉस इनवर्स 5/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट है ना तो ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझते चलिए भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते चलिए, नहीं तो फिर बोर्ड एग्जाम में पछताना पड़ सकता है।
ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पछताना ना पड़े इसके लिए जो है आप समझते चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए भाई, अब देखते हैं जो तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी की क्लास की है तो आप लोग कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है कि गणित के एक प्रश्न को 3 विधियाँ ABC से हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की जो संभावनाएं यानी जो प्रायिकताएं हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ना, वो कितना दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो 1/3 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C है वो 1/4 है। ये बोला जा रहा है कि प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता निकालिए। तो अगर आपको निकालना है प्रश्न को हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा E0, मतलब घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो ये संभावना है घटना के घटित होने की प्रायिकता है, तो यहाँ से सबसे पहले हम घटना के ना घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो 1 माइनस क्या होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, सूत्र भी मैंने बताया। तो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2, ये कितना आएगा 1/2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से B बार निकालेंगे। तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, 3 1 कम 3, 3 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालेंगे, तो 1 माइनस 1/4 ये कितना आ जाएगा 4 कम 4 यानी 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम प्रश्न के हल होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 माइनस प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, तो ना हल होने की प्रायिकता ये सब आ चुकी है। तो 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 ये हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 हल करोगे कितना आ जाएगा 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझ लीजिए, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तीसरे के सारे पार्ट आपके होते हैं सॉल्व, तीसरे प्रश्न के सारे पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। और समय देख लीजिए 36 मिनट हुआ है, और आपको बोर्ड पेपर में 36 मिनट के अंदर ही ये पूरे प्रश्न सॉल्व कर डालने हैं, तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आप बढ़ते हैं चौथे के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 आया है वो आपका वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है। वर्धमान ह्रासमान मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी लोग देखोगे जब अवकलन ज्ञान प्रयोग वाली क्लास, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपके पास 1 दिन का समय तब भी वो क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो देख लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल वैसा ही प्रश्न देखने को भैया मिल जाएगा। देखिए इसमें एक फलन दिया गया है, ठीक, और बोला जा रहा है कि R में ये क्या है वर्धमान है। तो वर्धमान ह्रासमान के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन, ये चौथे का पार्ट है, अभी 2 नंबर वाला है। fx बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है fx बराबर 7x - 3 R पर एक वर्धमान फलन है, ठीक है। वर्धमान फलन की अगर बात करें तो अगर हम इस फलन का एक बार अवकलन करें और अगर हमें एक पॉजिटिव संख्या मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये फलन R पर क्या है वर्धमान है, ठीक है। हालांकि देखिए तो ये y बराबर mx + c यानी एक रेखा के समीकरण को दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में, और y बराबर mx का ये रेखा ऐसे बनती है। तो इस रेखा को चाहे आगे बढ़ाए चाहे पीछे बढ़ाए ये लगातार बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वर्धमान तो वैसे भी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें बीजगणितीय रूप से कैसे दिखाना है कि ये जो है वर्धमान है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन के अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन है, तो अवकलन का तो अनुप्रयोग करना ही चाहिए ना हमें। तो एक बार क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिल जाएगा f' बराबर कितना मिल जाएगा 7, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 अचर पद का अवकलन 0। तो ये हो जाएगा f' बराबर 7। ये एक आपको धनात्मक संख्या मिल गई। कैसी संख्या मिल गई, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब जो f' x का मान है वो 0 से बड़ा है। क्या लिखोगे, चूंकि f' x का मान 0 से बड़ा है इसलिए जो फलन fx है fx बराबर 7x - 3 वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। प्रश्न में ही बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो वर्धमान है। वर्धमान वाले में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए एक वर्धमान फलन है, ठीक है, लिख देना एक वर्धमान फलन है। आगे दिया गया है कि सदिश वेक्टर a + वेक्टर b और वेक्टर a - वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालिए। मैंने किसी दिए गए सदिश का लंबवत मात्रक सदिश निकालना मैंने बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए खा पाठ बहुत ही गजब का क्वेश्चन। वेक्टर a बराबर आपको दिया गया, कितना दिया गया i कैप + j कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आपको मात्रक सदिश निकालना है। ठीक, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी आपको मात्रक सदिश निकालना है। मैंने कहा किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का हमको मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश को हम किससे लिखते हैं? कैप से। तो ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए, मतलब उस सदिश को लिखेंगे बटे में उस सदिश का परिमाण लिख देंगे, बस हमें उस सदिश के लंबवत मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश का मान पता चल जाएगा। तो जैसे हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लंबवत मात्रक सदिश का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, है ना, दो सदिशों को जोड़ेंगे। तो आई वाले जोड़ेंगे, जे वाले जोड़ेंगे। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ेंगे, आई कैप कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। अच्छा, जे कैप वाले जोड़ेंगे, जे कैप 2 जे कैप कितना हो जाएगा? 3 जे कैप। अच्छा, के कैप वाले जोड़ेंगे, के कैप 3 के कैप कितना हो जाएगा? 4 के कैप। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस तरीके से हमें ये मिल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान। हमको इसके लंबवत मात्रक सदिश का मान निकालना है, तब वेक्टर ए, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? मात्रक सदिश लिखेंगे, मात्रक सदिश। अच्छा, मात्रक सदिश की परिभाषा क्या होती है? पहले उस सदिश का परिमाण लिखते हैं, उस सदिश को लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर उस सदिश को लिख देंगे और बटे में उस सदिश का क्या होता है? परिमाण होता है। तो इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों सदिश मैंने निकाल लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कितना आया है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब उसके बाद में बटे में हमें परिमाण लिखना होता है उस सदिश का। तो इसका परिमाण करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। परिमाण किसी सदिश का निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं आई के गुणांक का स्क्वायर। तो आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। के गुणांक जो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इस तरीके से मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और बटे में 16 9 25 और 4 अंडर रूट 29। ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश का मान या मात्रक सदिश का मान। इसी तरीके से अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेंगे, फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ऊपर रखेंगे, बटे में उसका परिमाण रख देंगे, हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंबवत मात्रक सदिश का मान मिल जाएगा, जो कि प्रश्न में बोला गया है। तो ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना, जैसे मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का किया, वैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का आप कर डालिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया गा पार्ट। ठीक है, गा पार्ट में क्या दिया गया कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। तो संलग्न भुजाएं देखिए, वेक्टर ए का मान दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप, ठीक है, और प्लस का जे कैप और प्लस का 4 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दूसरी संलग्न भुजा आपको दी गई है वेक्टर बी बराबर आई कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, ये आपको दिया गया है। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं आपको ए और बी दे दी जाए, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र मैंने कहा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। ठीक है, यानी हम दोनों सदिशों का क्या कर देंगे भैया? परिमाण निकाल लेंगे, दोनों सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण निकाल लेंगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम निकाल लेंगे, बाद में उसका परिमाण निकालेंगे। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यहाँ पर देखिए आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। फिर देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए के आई जे के का गुणांक लिखेंगे 3 1 4 3 1 4। फिर वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो वेक्टर बी के जे आई जे के का गुणांक रखेंगे, आई का गुणांक 1 जे का गुणांक -1 के का गुणांक 1, तो 1 -1 1। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आप सभी लोग जानते हो। देखिए पहले आपको आई कैप प्लस चिन्ह के साथ लेना है, तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगी और गुणा होगा 1 1 कम 1 माइनस 4 1 कम 4 माइनस का 4 माइनस सूत्र वाला प्लस का 4, प्लस के बाद फिर माइनस जे कैप लेंगे। ठीक, जे कैप में दूसरा वाला कॉलम छूटेगा, पहली वाली रो छूटेगी, 3 1 कम 3 माइनस 4 1 कम कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का के कैप प्लस माइनस प्लस के कैप का कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ेंगे, 3 1 कम माइनस का 3, पेन देखो छूटा जा रहा है, 3 1 कम -3 माइनस सूत्र वाला 1 1 कम 1। ये करना है आपको। अब देखिए ये इस तरीके से आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान मिल जाएगा। 4 1 5 5 आई कैप हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 से 4 जाएगा -1 का गुणा माइनस से करेंगे, प्लस का जे कैप हो जाएगा आपका, -3 -1 -4 का गुणा के कैप से होगा -4 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान मिल जाता है। हमें चाहिए इसके परिमाण का मान, मॉड का मान चाहिए, तब
तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। आई के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, 17 और 25 जोड़ देंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये आपने क्या निकाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी प्रकार का हो मात्रक वर्ग इकाई ही होगा। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो अंडर रूट 42 वर्ग इकाई होगा। बताइए सभी को समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही? मैंने ये सारे सदिश और 3D के सारे मैंने सवाल आपको करा दिए, वन शॉट में देख डालिए। एक सवाल अगर बाहर चला गया एग्जाम में तब बताइएगा हमें, ठीक है ना। मैथ में कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ केवल आप वन शॉट क्लास कीजिए बस, जिनकी नहीं हुई है वो पछताएंगे, चाहे देख लेना, ठीक है। क्योंकि एक दिन में कोई भी टीचर आपको सारे चैप्टर की वन शॉट नहीं दे सकता है। और मैंने आप लोगों को देखिए पूरी प्लेलिस्ट बना करके दे दी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका आप फायदा उठाइए। और वो वन शॉट ही नहीं है बल्कि उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उठाया गया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। ये चौथे का खा पाठ था, चौथे का गा पाठ, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है घा पाठ, ये गा था। ए और बी ऐसी घटनाएं, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये घा पाठ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का मान दिया गया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 3/5, और साथ ही में दे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है पी। तो आपको क्या करना है, आपसे ये बोला जा रहा है कंडीशन ये है कि दो यदि घटनाएं अपवर्जी हैं, यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो आप ये बताइए पी का मान कितना होगा। अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो पी का मान कितना होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि जब दो घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो 5 के बराबर होता है, यानी 0 के बराबर होता है, ठीक है। और आपने योग का नियम पढ़ा है, प्रायिकता के योग का नियम क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सभी लोगों ने पढ़ा है क्रम में नियम का नियम, ओ सॉरी प्रायिकता के योग का नियम, ठीक। यहाँ पर देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो आपको दिया गया 3/5, क्योंकि दोनों घटनाएं अपवर्जी इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना पी, तो ये हो जाएगा 3/5, 1/2 इधर ले आएंगे बराबर पी, हल करेंगे 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 1 5 बराबर पी, 6 से 5 जाएगा 1/10 बराबर पी, यानी जो पी का मान आ जाएगा वो 1/10 आ जाएगा जब दोनों घटनाएं अपवर्जी होंगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने क्लास की है मेरी, तो आप बताइए यदि दोनों घटनाएं, मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, यदि दोनों घटनाएं क्या हो स्वतंत्र हो, यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो, मैं पूछ रहा हूं प्रश्न में नहीं, मैं तब भी पूछ रहा हूं, यदि दोनों घटना स्वतंत्र हो तो पी का मान क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगर दोनों घटनाएं आपकी स्वतंत्र होती तो पी का मान कितना होता, ठीक है। स्वतंत्र घटना में मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर योग के बराबर होता है, वहां पर गुणन कर देना, यह तो 0 रहेगा, ठीक। अब चलिए आप लोग करके हमें बताइए, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आप निकाल सकते हो या इसी में आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा दीजिए बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। पहले आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान निकालोगे, फिर ये सूत्र लगाओगे, बी पी का मान आ जाएगा। सभी लोग आंसर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो यही कंडीशन लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वन शॉट क्लास है आपने नहीं की। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5वें का पार्ट। देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि संबंध एवं फलन का कोई क्वेश्चन आएगा तो तुल्यता संबंध पर आधारित जरूर देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको क्या दिया गया कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, ये जेड क्या है, ये आपको पहले दिया गया है पूर्णांकों का समुच्चय, तो आप लगाओगे पूर्णांकों का समुच्चय, क्या लगाओगे, पूर्णांकों का समुच्चय। ये जेड जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। अब इन पूर्णांकों के समुच्चय पर एक रिलेशन आपको डिफाइन है। क्या रिलेशन आपको दिया गया है कि रिलेशन ये दिया गया है कि रिलेशन दिया गया है क्रमित युग्म ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी, दो संख्या दो जो है वो ए माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है।
आप ये बताइए, दिया गया संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है। अरे कई बार इस सवाल को मैंने करा दिया है, ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ये प्रदत्त संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या दिखाते हैं, स्वतुल्य संबंध दिखाते हैं। मैंने कहा था कि किसी दिए गए संबंध को स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए कहाँ से आता है, दिए गए सेट से आता है। सेट यहाँ पर जेड दिया गया जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहाँ पर देखिए हम ए कामा ए मान लेते हैं कि दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। अब अगर मान लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो नई कंडीशन क्रिएट होती है वो सत्य आती है तो ये संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। इसी तरीके सम्मित फिर संक्रामक, और जब तीनों संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाएगा तब दिया गया संबंध आपका एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो 2a माइनस बी को विभाजित करता था। अब ए कामा ए मैं मान रहा हूँ कि दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, ए माइनस बी के स्थान पर बी हो गया 0 आ गया। तो क्या 0 को 2 विभाजित करता है, 0 प्रत्येक संख्या से विभाज्य होती है। ठीक है, लिखेंगे जो कि 2 से क्या विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है। और अगर ये 2 से भैया विभाज्य है तो जाहिर सी बात है, अगर ये 2 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन सत्य हो गई, जो न्यू कंडीशन क्रिएट होगी क्या ही। अतः हम कह सकते हैं इसलिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध है। लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। फिर आप डालोगे सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध में क्या मानते हैं, सममित संबंध में हम मानते हैं कि माना ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। माना ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो जब ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो 2 जो है वो ए माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है। संख्या जो 2 है वो ए माइनस बी को विभाजित करती है। अब क्या हम इस कंडीशन से ऐसा दिखा सकते हैं कि बी कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 2 माइनस 4 देखें तो -2 आएगा, -2 से विभाजित होगा। अच्छा अगर मैं 4 माइनस 2 कर दूं, जो 2 आया वो क्या 2 से विभाजित नहीं होगा, होगा। तो आप ये सिंपल सी बात है, ये चीज लिख सकते हो कि 2a माइनस बी को विभाजित करती है, तो ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 माइनस माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए को भी 2 विभाजित करती है। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी चूंकि सत्य है, इसका मतलब जो b कामा ए है वो भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। a कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा, तो b कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। हम लिखेंगे अतः आर क्या है, सममित संबंध है। क्या है, आर सममित संबंध है। और इसी तरीके से इस संबंध को हम दिखाएंगे संक्रामक संबंध। जब तक हम किसी दिए गए संबंध को ये तीनों संबंध नहीं दिखा लेते तब तक वह संबंध तुल्यता यानी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। तो संक्रामक संबंध दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि माना ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फिर कंडीशन लिखते हैं कि 2a माइनस बी को विभाजित करता है। फिर तथा मानते हैं एक चीज़ और मानते हैं कि b कामा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो जब a कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो 2a माइनस बी को विभाजित करता था। अब b कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मैं मानूंगा, तो जो 2 होगा वो b माइनस सी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब क्या इन दोनों समीकरणों से एक माइनस सी को 2 विभाजित करेगा, यानी ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, बिल्कुल बिलोंग कर जाएगा। अगर जैसे मैंने ले लिया 2, फिर मैंने ले लिया 4, फिर मैंने 6 ले लिया, 2 से 4 को मैंने विभाजित किया तो 2 माइनस 4 किया तो 2 आया, ठीक। और 4 माइनस 6 किया तो 2 आया, वो भी 2 से विभाजित का। तो क्या 2 से 6 को घटाएंगे तो जो 4 आएगा वो 2 से विभाजित नहीं होगा। आप कहोगे सिंपल है, 2 से 6 को घटाएंगे 4 आएगा जो कि 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो होगा वो a माइनस सी को भी विभाजित करेगा। और संक्रामक संबंध की ये परिभाषा होती है, क्या होती है कि अगर a कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, b कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और a कामा सी, उन दोनों कंडीशनों से हम प्राप्त कर लेते हैं कि a कामा सी भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि वह संबंध हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। भैया रटा दिया, कई बार मैंने किया इसको। तो ये इस प्रकार संबंध हो गया स्वतुल्य, सममित और ये संक्रामक हो गया। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित, संक्रामक है, इसलिए ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब इसको ज्यादा विस्तार से ना बताना पड़े यार, कई बार बता चुके इस सवाल को, दिमाग खराब हो चुका है बता करके, ठीक है ना। चलिए आज हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉडल प्रश्न पत्र में आता जरूर है, मॉडल प्रश्न पत्र के आपके पेपर में भी आता है तुल्यता संबंध वाला। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए, ठीक है ना।
तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए सारणी का, मैंने आपको अभी कल सारणी की क्लास दी है, वहीं से क्वेश्चन आपका आगे देख लीजिए। मैंने कहा कि जो ब्रह्मांड सीरीज मैंने दिया उसमें एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, और एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सारणी का क्वेश्चन देखने को मिल गया B+C, उसके बाद दिया गया है A, फिर A दिया गया, फिर आपको B दिया गया, C+A दिया गया, फिर आपको B दिया गया, और फिर C दिया गया, C दिया गया, उसके बाद A+B दिया गया। आपको यहाँ पर प्रूव करना है 4ABC। ठीक, मैंने आपको कहा था इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहली संक्रिया कौन सी लगानी है, मैंने कहा था R1 की वैल्यू प्राप्त करो R1 - R2 - R3 से, उसके बाद प्रसार कर दो 4ABC आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो मैं आधा किए दे रहा हूँ, मैंने अभी कल ही इस सवाल को बताया है। तो इससे इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -C माइनस का 2C हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे A - B, इससे इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2B, A से A कैंसिल हो जाएगा। और बाकी आपका R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, B को वैसे लिख देंगे, C+A को वैसे लिख देंगे, B को वैसे लिख देंगे, CA+B। ठीक है ना। अब क्या करना है, बस केवल और केवल आपको क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल के क्वेश्चन भैया जरूर रिपीट होते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये 0 है छोड़ दो, फिर प्लस के बाद माइनस लेंगे तो ये पहले से माइनस, तो ये प्लस का 2C हो जाएगा। और 2C इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में पड़ रहा है, छोड़ देंगे तो बचेगा आपका B। देखिए इसको छोड़ेंगे, B और C बचा और A+B बचा। ठीक है ना। तो प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस का 2B हो जाएगा, 2B इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, B हो जाएगा, C+A हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, बस अब हल करना है, बस प्रसार करना है बस। ये आपका 4ABC ना आ गया तो कहना अभी देखना, ये आपका हो जाएगा 2C, इसको गुणा करेंगे, AB हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर AB, BB का गुणा कितना हो जाएगा B², माइनस लगाएंगे, BC का गुणा कितना हो जाएगा BC, फिर माइनस का 2B है, 2B लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे BC। ठीक है, और यहाँ पर देखिए CC का गुणा कितना हो जाएगा C², और यहाँ पर देखिए CA का गुणा कितना हो जाएगा AC। ओके, अब आपको गुणा कर लेना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका हो जाएगा 2ABC, 2C का गुणा B² से करेंगे 2CB², 2C का गुणा BC से करेंगे 2 माइनस का 2BC² हो जाएगा, और 2B का गुणा BC से करेंगे माइनस का 2B²C हो जाएगा, -2 का गुणा C से करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस 2BC² हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस 2ABC हो जाएगा। अब देखिए 2CB², यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से ये चीज़ आपका कैंसिल, 2BC² प्लस माइनस कैंसिल, 2ABC मिलके कितना हो जाएगा 4ABC। आपको राइट हैंड साइड में यही चीज़ प्रूव करना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसे छोड़ के ना जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गा पार्ट देखिए सभी लोग, अवकलन का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि जो फलन है, ध्यान दीजिएगा, फलन sin x की पावर कितना दिया गया, cos x का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन का, x के सापेक्ष अवकलन। मैंने आपको लघुगणकीय फलन पढ़ाया है, लघुगणकीय फलन का अवकलन करना बताया है। ये देखिए तो फलन की पावर फलन है, जब फलन की पावर फलन दिया होता है तो लॉग लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जिस भी फलन का अवकलन समाकलन करना होता है उसको y के बराबर मानते हैं। तो sin x की पावर कितना हो जाएगा बताइए भैया, cos x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब चूंकि फलन की पावर फलन है तो हम क्या करेंगे, या चर की पावर चर होता है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये आपका हो जाएगा log y। लॉग लेंगे तो पावर आगे जाती है, cos x हो जाएगा, और ये भैया log sin x हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन 1/y, y का अगेन करेंगे तो dy/dx, cos x आपका छूटा, log sin x का अवकलन 1/sin x हो जाएगा, और sin x का अगेन करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, log sin x को छोड़ देंगे और अवकलन कर देंगे किसका, फर्स्ट फलन का, यानी cos x का कर देंगे। फर्स्ट छूटा सेकंड का अवकलन, सेकंड छूटा फर्स्ट का अवकलन। तो इस तरीके से 1/y और dy/dx बराबर cos x अपन sin x बन जाएगा cot x, इंटू में आपका हो जाएगा cos x। ये cos x अपन sin x cot x बन गया, इंटू में भैया cos x, और प्लस का देखिए तो ये आपका देखिए cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, sin x, कितना हो जाएगा sin x। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो लिख देंगे माइनस का sin x, और इंटू में आपका कितना है, log sin x है।
क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, y इधर बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर y गुणे में चला गया, ये आपका हो गया cot x इंटू में cos x माइनस का sin x इंटू में log sin x। कैलकुलस है, कैलकुलस में तो आपको तेज वैसे भी होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं आगे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, y का मान उठा के रख देना है बस। तो y का मान रख देंगे यहाँ पर हम, देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y का मान कितना था, sin x की होल पावर कितना हो जाएगा cos x, बाकी ब्रैकेट में वही आएगा जो आपका लिखा हुआ है, cot x इंटू में cos x माइनस का sin x log sin x। बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है ना। ये मॉडल प्रश्न पत्र का देखिए 5 नंबर में प्रश्न आता है, जब भी लघुगणकीय फलन करना होता है तो वो 5 नंबर में ही प्रश्न आता है। ठीक, लॉग कहाँ पर लेना ये सोचना पड़ता है भैया, ऐसे थोड़ी लग जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका आया है निश्चित समाकलन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको नोट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है घा पार्ट, ठीक है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। लिमिट दी गई है -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रगुण लगाना पड़ेगा। तो ये एक प्रगुण होता है, क्या प्रगुण होता है कि अगर, देखिए मैं आपको समझा दूँ कि अगर लिमिट -a से a हो और एक fx dx आपका कोई फलन हो, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 × 0 से a होती है fx dx के बराबर। ये किस कंडीशन में होती है कि जब फलन हमारा क्या होता है, एक सम फलन होता है, और जब फलन हमारा विषम होता है तो इसका मान डायरेक्ट हम 0 के बराबर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि निश्चित समाकलन का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से या तो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से बाहर नहीं आने वाला है। ये वही है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये आपका सम फलन है। सम फलन को चेक कैसे करते हैं, अगर f - x की वैल्यू आपकी fx के बराबर हो जाए तो जो फलन होता है वो आपका सम फलन होता है। क्या होता है, सम फलन। तो ये सम फलन है, देख लो, साइन स्क्वायर -x, x के स्थान पर -x रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर x। हल करके देख लो, साइन स्क्वायर -x का मान साइन स्क्वायर x के बराबर ही आपका आएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे, देखिए होल स्क्वायर करोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको ले सकते हो साइन -x और इसका होल स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि पावर यहाँ पर लगी हुई है। साइन -x जो होता है माइनस साइन x के बराबर होता है, और चूंकि होल पावर स्क्वायर में लगी है, स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर x। तो मैं देख रहा हूँ कि जो -fx के मान है वो fx के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो क्या हमारा सम फलन है। तो लिखेंगे कि चूंकि फलन क्या है, सम फलन है। यहाँ पर इतना करने के, भैया मैंने समझा दिया, अब आप समझ गए होंगे। लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर चूंकि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या है, एक सम फलन है। क्या है, एक सम फलन है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि लिमिट -a से a fx dx हो और सम फलन हो तो उसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 से a fx dx के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे ऐसे, देखिए इसको y बराबर मान लीजिए आप, y बराबर ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to a के स्थान पर कितना है π/4 और fx के स्थान पर कितना है साइन स्क्वायर x और dx। अब आप सभी लोग जानते हो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको cos 2x में तोड़कर किया जा सकता है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है cos 2x बराबर 1 माइनस क्या पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ से मान निकालो तो 1 माइनस cos 2x बटे में 2 आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए बस, ठीक। तो y बराबर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखोगे 1 माइनस cos 2x अपान में 2 और इंटू में dx। ये कहाँ से रखा, cos 2x के फार्मूले से रखा, ठीक है ना। अच्छा, ये साइन क्यूब होता तो साइन 3x का फार्मूला रख देते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में तो लोग सोचने लगते हैं कि कहाँ से वैल्यू उठा के रखे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/4, है ना। और यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 dx अलग हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ 1/2 अलग cos x dx का अलग हो जाएगा, लिमिट 0 to π/4। कब समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए
ये 2 टाइम्स अब इसके था, 1/2 को मैंने अलग किया, ठीक है, और dx अलग किया, फिर माइनस लगाया, 1/2 था, 2 यहाँ पर था तो 2 गुणे ऊपर गुणे में लिखिए, 2 बाहर कर लिया और cos 2x dx का अलग कर लिया। यहाँ पर कितना है cos 2x, इतना तो समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। अभी आपका हो जाएगा y = 2, 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी, माइनस 2 से 2 कैंसिल। cos 2x का जो समाकलन होता है भैया वो आपका कितना होता है 1/2 sin 2x होता है, और लिमिट आपकी है 0 से π/4। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे π/4 माइनस 0 x के स्थान पर माइनस 1/2, यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin 2x x के स्थान पर कितना रखेंगे π/4 माइनस लोअर लिमिट sin 2 × x के स्थान पर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है। तो इस तरीके से y = आपको मिल जाएगा π/4 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा देखिए sin 2 से 4 को काटेंगे sin π/2, और sin π/2 का मतलब sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस sin 2 × 0 का मतलब sin 0 का मान 0 होता है। इस तरीके से y बराबर वैल्यू मिल गया π/4 माइनस 1/2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आने के ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल्के में लेकर चलोगे तो फिर भैया पछताना पड़ सकता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, समय को लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे, सभी विद्यार्थी भाई कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे। अगर क्लास को छोड़कर जाते हो तो भैया बहुत नुकसान होगा आपका। ये लास्ट टाइम है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। मॉडल प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड द्वारा जारी है, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला गया रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रेखाएं समतली है कि विषमतली है। पहले 3D चैप्टर में बताया था कि समतली रेखाओं के लिए न्यूनतम दूरी का क्या सूत्र लगाते हैं और विषमतली रेखाओं के लिए, ठीक है ना। तो जल्दी से भैया इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम आपको विषमतली रेखा है ना और समांतर रेखाओं के बारे में बता देते हैं, तब आपको हम इस सवाल को बताते हैं। अगर सवाल आपके एग्जाम में बन जाए तो कम से कम आप ये तो पहचान जाएं कि विषमतली रेखाएं कौन सी होती है और समांतर रेखाएं कौन सी होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भैया बनना है। देखिए ये पहचान होती है कि अगर आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर वेक्टर r = समीकरण दे दिया गया a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा वेक्टर b1, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया गया लैम्डा वेक्टर b1, और वेक्टर r = आपको दे दिया गया a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा b2 वेक्टर, तो रेखाएं आपकी क्या होंगी, विषमतली होंगी, याद रखिएगा। और इनके लिए न्यूनतम दूरी का दूसरा सूत्र होता है, सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख लीजिए। इनके लिए जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, सूत्र आना बहुत जरूरी है आप सभी को, मॉड b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और बटे में मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक, इसके पूरे का मॉड। ये होती है बीच की दूरी का फार्मूला। लेकिन जब रेखाएं समांतर हो तो वेक्टर r बराबर समीकरण होता है a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर, और वेक्टर r = आपका होता है a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर। मतलब ये जब सेम होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती, क्या होती, समांतर होती। और जब रेखाएं समांतर होती तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है वो आपका होता है मॉड, दूरी का फार्मूला होता है मॉड वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, और बटे में मॉड वेक्टर b, इसका मॉड, पूरे का मॉड। ये होता है, ये समांतर रेखाओं के लिए होता है। तो ये जो सवाल दिया गया समांतर रेखाओं का है, ये सवाल जो दिया गया समांतर रेखाओं का। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में ये बोला जा रहा है वेक्टर r = आपको समीकरण दी गई है, क्या दी गई है, i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है, और प्लस का लैम्डा दिया गया है, और ब्रैकेट में दिया गया 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया वेक्टर r = दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है 3i कैप और प्लस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप प्लस का म्यू दिया गया है, म्यू ब्रैकेट में दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। आप देखिए दोनों समीकरणों में एक क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है,
बी का मान सेम है, A1 A2 का मान अलग अलग है, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वेक्टर A1 का मान कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस माइनस का 4k कैप, ये A1 की वैल्यू हो गई। अच्छा A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A2 की वैल्यू हमें नीचे वाले समीकरण से मिल जाएगी। A2 वेक्टर का मान हो जाएगा 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। क्लियर इतनी बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो वेक्टर बी का मान सेम है दोनों का, 2i कैप, तभी ये बी बना है आपका, नहीं तो b1 बन जाता, 3j कैप प्लस का 6k कैप। अब हमें देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, तो सूत्र ये लगाना है। वेक्टर बी चाहिए, आ चुका है। A2 माइनस A1 चाहिए, तो हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर। चलिए निकालते हैं। A2 से A1 को घटाएंगे, 3i कैप से i कैप जाएगा, 2i कैप बचेगा, 3j कैप से 2j कैप जाएगा, प्लस का j कैप बचेगा, माइनस 5k कैप से माइनस का 4k कैप घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये आपका माइनस का k कैप बचेगा। अब इतना आप सभी लोग समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए मॉड वेक्टर भी चाहिए, तो मॉड वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। परिमाण निकालना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, आई के गुणा का स्क्वायर। जब भी किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं उसके आई के गुणा का स्क्वायर, जे के गुणा का स्क्वायर, के गुणा का स्क्वायर करते हैं। तो आई का गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर 4, जे का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, के का गुणांक 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक, और 49 का अंडर रूट 7। वेक्टर बी का मान भी आ चुका है। अब बस इसी में मान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको ये भी चाहिए भी वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ये चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। तो देखिए हम वेक्टर बी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर बी ये है और ये सदिश ये है। तो चलिए पहले बी जो वेक्टर बी सदिश इसके आई जे के गुणांक लिखेंगे 2 3 6, फिर A2 माइनस A1 जो सदिश है इसके गुणांक लिखेंगे 2 1 माइनस 1। चलिए गुणा करते हैं, तो आई कैप लगाएंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 3 1 का माइनस 3 माइनस सूत्र आ रहा 6 कम 6, प्लस जे कैप लगाएंगे, ओ सॉरी माइनस का जे कैप, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं। माइनस जे कैप दूसरा वाला कॉलम छोड़ेंगे, पहले वाली रो छोड़ेंगे, 2 1 का माइनस का 2 माइनस सूत्र वाला 6 दूनी 12 प्लस के कैप। तो तीसरा कॉलम पहली रो छोड़ेंगे, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। इस तरीके से आपका आ जाएगा माइनस 6 3 9 आई कैप, और यहाँ पर देखिए माइनस 12 माइनस 2 माइनस का 14, माइनस 14 का गुणा माइनस जे से हो जाएगा तो प्लस का 14 जे कैप, ठीक है। उसके बाद 2 से 6 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस का 4 के कैप। इस तरीके से इसका मान भी पता चल चुका। अब मैंने सभी का मान निकाल लिया, बस सूत्र में वैल्यू रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने बता सबको दिया यहाँ पर समतली विषमतली, याद रखिएगा एग्जाम में समतली और विषमतली मतलब समांतर रेखाएं और विषमतली रेखाएं, ठीक है, विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी का निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए मान रखेंगे, तब दूरी फार्मूला लगा देंगे D इक्वल टू वेक्टर बी का मान कितना आ चुका है, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ये आपका आ चुका है मॉड 9 आई कैप प्लस का 14 जे कैप माइनस का 4 के कैप बटे में आ जाएंगे। वेक्टर बी का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। ओके चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पूरे पर मान रखा है, मतलब इसका भी मान निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा D इक्वल टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना है 81, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 4 का स्क्वायर 16 और बटे में 7। तो D बराबर जोड़ लेंगे 6 6 12 12 12 1 13, हासिल आया 1, 19 1 20 20 20 8 28, 28 1 कितना हो जाएगा 29, अंडर रूट 293 बटे में 7। दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 293 बटे 7। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 7 8 9 इधर के क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, और अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा नहीं तब फिर ये आपको झेला देंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन ने अगर समय ले लिया तो कई सारे क्वेश्चन फिर आपके रह जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट दिया गया। दिखाइए कि फलन आपको देखिए दिया गया है, फलन f(x) बराबर क्या दिया गया है, मोड x अपान में x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और इसका मान 0 होगा यदि x इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है x बराबर 0 पर क्या है, असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। असतत कब होता है कोई फलन,
जब उस लिमिट पर दिए गए फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपकी आपस में बराबर नहीं होती है या LHL RHL के बराबर नहीं होता है तो फलन उस दी गई लिमिट पर असतत होता है, सीधी सी बात। ओके, अब यहाँ पर देखिए मॉड x की परिभाषा मैंने बता दी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मॉड x का मान -x और राइट हैंड लिमिट के लिए मॉड x का मान +x लेना है, बस इतना याद रखिएगा। तो x बराबर 0 पर पहले हम फलन का मान निकाल लेंगे। तो जब x बराबर 0 तो फलन fx का मान कितना है, 0 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, मतलब 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए, फिर लिखेंगे fx। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए fx का मान कितना बताइए, मॉड x अपन x है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा मॉड x का मान -x होता है बटे में x, इसको हल करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो जो राइट हैंड लिमिट के लिए fx आएगा वो आएगा यहीं से, ठीक, लेकिन मॉड x का मान +x लिया जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पर fx हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx की अगर बात करें तो fx का मान मॉड x के स्थान पर x रखेंगे क्योंकि 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए मॉड x का मान +x होता है और बटे में x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ लेकिन चूंकि जो f0 की वैल्यू है यानी x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, अतः x बराबर 0 पर जो फलन fx है वो क्या है, असतत है। और यही चीज़ आपको दिखानी थी कि फलन जो है x बराबर 0 पर असतत है। जब कोई फलन किसी दी गई लिमिट पर असतत होता है तो उस लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फलन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती, कोई एक कंडीशन आ जाए बस वो फलन असतत हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी यहाँ नोट करते हैं और इसको भी यहाँ पर हम खल्लास करते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि दो परवलय हैं, दो परवलयों इन्हीं का समीकरण दिया गया है। दो परवलयों, पहला परवलय दिया गया y = कितना दिया गया है, x² तथा दूसरा परवलय का समीकरण y² = कितना दिया गया, x दिया गया। आपको इन दोनों परवलयों से घिरे भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया था। मैंने कहा था कि दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उन दोनों का प्रच्छेद बिंदु निकालते हैं। फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए y = x² दिया गया है, ये देखिए तो x² = 4ay के टाइप के परवलय का समीकरण है। और जब x² = 4ay दिया होता है मतलब जो परवलय का मुख होता है वो y अक्ष की धन दिशा में ओपन होता ऐसे, ये परवलय का समीकरण हो जाएगा y = x²। अच्छा, दूसरी समीकरण दी गई है y² = x, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर y² = 4ax के टाइप के परवलय का समीकरण है, मतलब x अक्ष के धन दिशा में ओपन होगा। तो अगला परवलय ऐसे ओपन होगा, इस परवलय का समीकरण लिख देंगे y² = x। ये दोनों देखें तो इन दोनों के द्वारा अभीष्ट छायांकित भाग ये है कि नहीं, ये आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्यों हल, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके NCERT बुक के एग्जाम्पल का है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। समीकरण 1, 2 को क्यों हल करेंगे, जिससे हमें पॉइंट पता चल जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए। देखो परवलय एक बार यहाँ पर कट रहा है, एक बार यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट पता चल जाएंगे दोनों को हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। y बराबर x² है, y का मान यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर, क्योंकि y² था, y का मान x² बराबर x। तो x की पावर 4 हो जाएगा, x इधर लाएंगे माइनस का x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x³ माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। एक बार x बराबर 0 आ जाएगा, x³ माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्यूब उधर जाएगा तो करड़ी की पावर 1/3, मान 1 का 1 की पावर चाहे जितना हो मान उसका 1 ही होता है। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। x बराबर 1 तो y बराबर भी 1 निकल के आएगा। किसी समीकरण में रख के देख लो, एक पॉइंट आपको मिल गया भैया 0,0 और एक पॉइंट मिल गया 1,1। ये आपका 0,0 हो गया, ये आपका 1,1 हो गया। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 1,0 होगा और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 0,1 होगा। अब आपको क्या करना है, ये अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो दो वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया, लिखोगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको बताया था सूत्र, लिमिट रख देंगे कहाँ से, 0 से 1, एक्स अक्ष पर 0 से 1, देखिए 0 से 1 ही तक तो गई है, और उसके बाद y2 माइनस y1 और इनटू में कितना हो जाएगा dx। y2 जो होता है वो दूसरे वक्र का समीकरण होता है, y2 मतलब जो दूसरे वक्र का समीकरण, वहाँ से y का मान निकालेंगे, और y1 जो होता है पहले वक्र के समीकरण से y का मान निकालना होता है। चलिए दोनों मान उठा के यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद हल करके आपको बताते हैं कि अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा। मैंने कहा था कि दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरे वक्र को पहले वक्र से घटाकर हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले तो लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट निकल आ चुकी है, तो ये आपका हो जाएगा a = लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी 0 से 1। y2 की बात करें तो जो दूसरा वक्र है वहां से y2 का मान कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा। देखिए y² बराबर x तो y बराबर √x माइनस y1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा और dx, ठीक है ना। इस तरीके से a बराबर √x लिमिट 0 से 1 dx माइनस लिमिट 0 से 1 x² dx। √x का समाकलन करना जानते हो सभी लोग, x³ 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस x² का समाकलन कितना हो जाएगा, x³ 3 लिमिट 0 से 1, ठीक है। 3/2 इसको बाहर कर लेंगे तो 2/3 बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा x³ 3/2 लिमिट 0 से 1, यहाँ पर 1/3 बाहर हो जाएगा, x³ हो जाएगा लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पुट करना जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, 2/3 यहाँ पर देखिए 1³ 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0³ 3/2, उसके बाद माइनस 1/3 x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 का क्यूब, हल कर लेंगे बस, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, यहाँ पर 1 ही मिलेगा माइनस 1/3, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, हल करेंगे 2 से 1 जाएगा 1/3। ये आपने देखिए क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। दो वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना आप सभी लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। बस आपको सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, उसके बाद आपको यही सूत्र लगा देना है, बस दूसरे वक्र को पहले वक्र से घटाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, बस उनके द्वारा अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। साधारण वक्रों के अंतर्गत भी घिरे भाग का मैंने क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना बताया है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा भैया वो समतल का है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो सभी लोग भाई ध्यान से देखिएगा, है ना, बिल्कुल भी स्किप करके मत भागे, क्योंकि अगर हमने पूरी क्लास को कर लिया इसका मतलब आप संपूर्ण गणित का रिवीजन कर चुके, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये होगा हमारा कि समतलों, दो समतल दिए गए हैं ना, समतल क्या दिया गया है, वेक्टर r ब्रैकेट में दिया गया है आपको i प्लस का j प्लस का k = 6, और दिया गया है वेक्टर r दिया गया है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k = -5 दिया गया है के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1,1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, समतल के समीकरण से तुलना, वेक्टर r n1 वेक्टर = d1 वेक्टर तथा वेक्टर r n2 वेक्टर = d2 वेक्टर से क्या करने पर भाई, करने पर तुलना करेंगे। तो n1 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, i प्लस का j प्लस का k, और d1 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, d1 का मान कितना आ जाएगा, d1 वेक्टर नहीं है यहाँ पर, ये गलती हो गई थोड़ा सा, d1 है, ठीक है, d1 दूरी है, इसका मान d है 6 है। और अगर हम n2 वेक्टर की बात करें, यानी जो दूसरा सदिश है वो आपका है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर d2 का मान निकालेंगे तो d2 का मान -5 है, ये मैंने इतना निकाल लिया। अब प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समतल का समीकरण मैंने 3D बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग क्लास अगर 1 शॉट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये मैं कहता हूँ, बस इतना समझ लीजिए। तो प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले जो समतल का समीकरण होता है उसका समीकरण होता है वेक्टर r, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n1 वेक्टर प्लस का लैम्डा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस का लैम्डा d2।
ठीक है। इस समीकरण में सबका मान रख देंगे। वेक्टर r इक्वल टू n1 वेक्टर का मान है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप प्लस का लैम्डा। n2 वेक्टर का मान कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। क्लियर। और इक्वल टू आ जाए d1 वेक्टर का मान कितना है आप बताइए। d1 का मान 6 है और d2 का मान माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लैम्डा हो जाएगा। समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर r और देखिए आई अगर आई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का 2 लैम्डा बच जाएगा। इसमें j कॉमन ले लेंगे जे कैप तो आपका 1 प्लस का 3 लैम्डा कॉमन हो जाएगा। और अगर के कैप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आपका 4 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। क्लियर। अब चूंकि ये जो समतल है वो 1,1,1 से होकर जाता है। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं यार, ठीक है। 1,1,1 से होकर जाता है, लेकिन चूंकि यह 1,1,1 से होकर जाता है तो 1,1,1 का जो सदिश समीकरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। और वेक्टर आर के स्थान पर रख देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो है आई कैप 1 प्लस का 2 लैम्डा प्लस जे कैप 1 प्लस का 3 लैम्डा प्लस के कैप 1 प्लस का 4 लैम्डा है ना। और इक्वल टू कितना है आपका 6 माइनस का 5 लैम्डा। एकदम सिंपल सवाल है, बस समझते जाइएगा। इस सवाल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आई कैप का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा। जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का 3 लैम्डा। के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 4 3 7 2 9 और ये 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टोटल 14 लैम्डा। 1 2 3 ये हो जाएगा प्लस का 3 उधर हो जाएगा 6, तो 14 लैम्डा बराबर 6 माइनस 3 उधर चला गया, ये 3 बच गया। लैम्डा बराबर आ गया 3/14। कितना आ गया 3/14। अब इस लैम्डा का मान उठा के कहाँ पर रखना है हमको, इसी समीकरण में पुनः रख देना यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इस लैम्डा का मान उठा के कहाँ पर रख देना, यहाँ पर नहीं रखना भैया, यहाँ पर रखना है। समीकरण में जो समीकरण है समतल का कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये जाता था 1,1,1 से, इसलिए मैंने यहाँ पर r के स्थान पर आई प्लस जे प्लस के मतलब इसका सदिश समीकरण से मैंने मल्टीप्लाई किया जिससे लैम्डा का मान आ जाए। अब इस लैम्डा का मान उठा के यहाँ पर रख देना है। लिखेंगे लैम्डा का मान रखने पर, चलिए मैं लैम्डा का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर r ब्रैकेट के अंदर ये आई कैप है 1 प्लस का 2 लैम्डा था तो 2 इंटू लैम्डा का मान 3/14 आया है प्लस जे कैप 1 प्लस का 3 लैम्डा 3 इंटू में लैम्डा का मान 3/14 प्लस के कैप क्या होता है 1 प्लस का 4 लैम्डा, तो 1 प्लस का 4 इंटू लैम्डा का मान कितना है 3/14। ओके इक्वल टू d1 6 माइनस का 5 इंटू लैम्डा का मान कितना है 3/14। बस मान रख देना है, हल कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपको समीकरण मिलेगी हल कर लेना। अब इतना आप सभी लोग कर सकते हो यार, समय जानते हो नहीं और आपको पूरा प्रश्न पत्र हल कराना है, तो बस अब इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर दो आपको समीकरण दिया है, प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद अगर किसी प्रच्छेदन बिंदु से होकर जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने पूरा प्रारूप बता दिया है। लैम्डा का मान निकाल ही दिया, पूरा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस अब आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है 2 7 14, ठीक, पूरा सॉल्व कर लेना है। तो आपको जो समीकरण मिलेगी वेक्टर r एन कैप इक्वल टू डी, इस तरीके से आपको समीकरण मिल जाएगी। मतलब डी का मान कुछ मिल जाएगा, अचर मान मिलेगा, वेक्टर एन का मान मिलेगा सदिश समीकरण के रूप में, बस यही हो जाएगा समतल का समीकरण। ठीक है कि नहीं, बताइए लगा लोगे? उम्मीद है कि आप सभी लोग लगा लोगे। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो भी पढ़ा है वही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर। जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया है ये हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना समय को लॉस किए हुए, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और मॉडल प्रश्न पत्र हम लोगों को पूरा सॉल्व करना है, बीच में जाना नहीं कहीं पर, चाहे जितना समय लगे आज, ठीक है। जीत जंग की होनी चाहिए, जंग जीत की होनी चाहिए, जो आपकी फाइट होनी चाहिए वो जीत की हमेशा होनी चाहिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के हैं, ठीक है।
60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो आप ये प्रायिकता याद कीजिए। सबसे पहले देखिए हिंदी की प्रायिकता निकाल लेंगे। 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 40/100। 100 में 40% पढ़ते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हिंदी की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 60% पढ़ते हैं, नहीं 40% पढ़ते हैं, गलती हुई भाई। हिंदी जो पढ़ते हैं वो 60% पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 60 लिखोगे। तो 2 तेईस 6 और 2 पंची 10। और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 40% पढ़ते हैं, तो 40/100। ठीक, ये आ जाएगा 2/5 हल करने पर। और दोनों 20% पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये दोनों कितने पढ़ते हैं? 20%, तो 20/100 मतलब 1 कितना आ जाएगा? 5। अब पहले ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है कि प्रायिकता याद कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना तो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार है ना, और नहीं पढ़ते दोनों, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंग्लिश, यानी ई बार। इसका मान हमें निकालना है। तो इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटरसेक्शन ई बार का सूत्र होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन कितना होता है? सॉरी, यहाँ पर है एच यूनियन ई, ये सूत्र होता है। अब एच यूनियन ई का मान कैसे निकालेंगे? आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का मान निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का मान आपका 1/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान आपका 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान आपका 2/5 है। सारे मान रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का मान कितना आ जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे, इसको 3 तो 5/5 हो जाएगा, ये 1/5 उधर जाएगा, -1/5, 5 से 1 जाएगा 4/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का मान आ जाएगा 4/5। ये मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तब हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटरसेक्शन ई बार। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, इसका मान आ चुका है 4/5। 5 एकम 5, 5 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/5। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें कुछ और भी पूछ रहा है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? दूसरी बात ये पूछ रहा है कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालिए। हिंदी का अखबार पढ़ती है मतलब ऑलरेडी जो घटना घटित हो रही है वो हिंदी वाली घटित हो रही है, ठीक है, और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालना है, तो इंग्लिश ऊपर हो जाएगा। तो इसका सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? एच, जो बटे में होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई सेम ही होता है, जिसका मान आपने निकाला है, कितना निकाला? 1/5, तो 1/5 कर दिया बटे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान 3/5, 3/5 कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/5 हो गया। अब इसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जैसे इसमें था कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अब आपसे पूछ सकते हैं वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपान में ई। अब बताइए इसका मान कितना आएगा? सभी विद्यार्थी हमें कमेंट करके बताएं भाई, ठीक है। चलिए भाई, ये पूछा नहीं गया फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। देखिए 7वें का पार्ट में ये दिया गया है कि ए इनवर्स बराबर, एक आपको आव्यूह दिया गया है 3 - 1 और दिया गया -15। देखिए आव्यूह के क्वेश्चन बहुत मैंने आप सभी को लगवाए हैं, उसके बाद भी अगर मुझे यहाँ पूरा सॉल्व कराना पड़े तो बेकार भैया। ए इनवर्स बराबर दिया गया है और आपको दिया गया है एक आव्यूह बी का मान, और बी आव्यूह का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये दिया गया है, ठीक। आपसे बोला जा रहा है कि ए बी का इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, ए बी का होल इनवर्स मैंने सूत्र बताया था कि भैया बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स तो आपको पहले से ही पता है, आपको बी इनवर्स निकाल लेना है, इस आव्यूह का इनवर्स निकाल लेना है। तो हमने किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स निकालना बताया है, पहले उसके सारणिक का मान निकालो, फिर सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो, फिर ए इनवर्स बराबर 1/mod एडजॉइंट ए लगाओ, इस तरीके से इसका इनवर्स आ जाएगा। इसका इनवर्स जो आएगा इसके इनवर्स का मान तो दिए ही है, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ए बी
का होल इनवर्स का मान आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए भैया, बहुत आसान है। ठीक है, बी इनवर्स यानी इस आप का इनवर्स निकाल लेना है और ए इनवर्स आपको पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करना जानते हो, कर देना, ए बी का होल इनवर्स का मान पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब ये सब भैया इतना मत कराओ मुझसे, बार बार यही क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। ये व्हाइट बोर्ड है, कोई कॉपी नहीं कि मैं लिए लगा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स लाने, प्रैक्टिस कर डालिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए। 8 नंबर में क्वेश्चन आया है। अब भैया 8 नंबर में आएगा तो इतना कैलकुलेशन तो होना है। चलिए देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। लगा लोगे कि नहीं भैया, कमेंट कीजिए, लगा लोगे है ना, लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हजारों बार बताया है रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। ठीक है, आप रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हो, एक्स वाई जेड का मान भी निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है इसको हल कीजिएगा, कोई दिक्कत तो बताइएगा, कई बार बता चुके हैं। फिर अगला है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और नाभिलंब से घिरे भाग का क्षेत्रफल। चलिए ये बता देते हैं आपको। अवकल समीकरण का व्यापक हल भैया आता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद निश्चित समाकलन के 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बताने के लायक इनको बता देते भैया। ये आप भी के क्वेश्चन बार बार करा चुके हैं, इनको कर डालो। ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और नाभिलंब से घिरे भाग का क्षेत्रफल। इसको रफ कर देते हैं ना। तो ये 8वें का पार्ट है। इसमें परवलय का समीकरण दिया गया भैया, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है 4ax। जब परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया जाए तो समझ सकते हो कि जो परवलय का मुख है वो भैया एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। इस परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में खुलता है तो जो नाभिलंब का समीकरण होता है वो x बराबर a होता है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0,0 होगा, ये आपका x बराबर n नाभिलंब का समीकरण होता है। अब इस नाभिलंब के द्वारा जो भी ये आपका छायांकित भाग घिर रहा है इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है समाकलन के प्रयोग की सहायता से। तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको एक रेखा है और एक आपको वक्र दिया गया, इसका समीकरण निकालना, वाई डी एक्स आप सूत्र लगा दोगे। अभीष्ट, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के विविध उदाहरण के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक के कितने उदाहरण आपके आते हैं। अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए कहते हैं 1 शॉट क्लास कर डालो, सब यही बताया मैंने। अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वाई डी एक्स। वाई डी एक्स तो हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी, 0 से a, क्योंकि नाभिलंब का जो समीकरण वो x बराबर a है। और यहाँ पर देखिए 2 भाग गिर रहे हैं ना, पहले एक भाग का निकालेंगे, 2 भाग के द्वारा गिरे भाग का क्षेत्रफल निकाला, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 टाइम्स आप लिमिट 0 टू a। y का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो y बराबर हो जाएगा √4ax। 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2√ax आ जाएगा, तो 2√ax हो जाएगा और dx समाकलन करना जानते हो। 2 बाहर आ जाएगा, 4 √a अचर पद वो भी बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू a √x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 4√a। √x का समाकलन कितना होता है सभी को पता है, x की पावर 3/2 होता है, अपान में 3/2, लिमिट 0 टू a। ये 3/2 ऊपर आ जाएगा, 4 दूनी 8/3 √a। हम x की पावर 3/2 में अपर लिमिट पुट करेंगे यानी a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी 0 की पावर 3/2। इस तरीके से आपका आ जाएगा 8/3 √a। यहाँ पर देखिए तो इनटू में a की पावर 3/2। यहाँ रूट का मतलब होता है a की पावर 1/2। 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे, बताओ 4/2 हो जाएगा कि नहीं, और 4/2 का मतलब क्या था 2, मतलब ये आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। बताइए किसी को कोई समस्या, ये मैंने आपको कराया था एक बार प्रश्न। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न जो मैंने इसमें कराया नहीं। चलिए ये समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण का क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया कि अवकल समीकरण में वो जो लास्ट में आपके रैखिक अवकल समीकरण, उन दोनों टाइप को तैयार कर लीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और समघात अवकल समीकरण, और इसके लिए कहीं भटकना नहीं, बार बार कहता हूँ, 1 शॉट ओनली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रैखिक अवकल समीकरण में 2 टाइप आते हैं ना, दोनों टाइप तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dy/dx, ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण dy/dx, ठीक, उसके बाद दिया गया माइनस का y इक्वल टू cos x। आपने अवकल समीकरण का रूप पढ़ा है कि अगर इसकी तुलना हम किससे कर लें, इसकी तुलना
डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से करें, से करने पर अगर इसकी तुलना इससे करें तो आप बताइए P का मान कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा Q का मान कितना आ जाएगा, cos x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर p dx निकालते हैं। तो e की पावर p का मान -1 dx, ठीक। तो e की पावर कितना हो जाएगा, -x, कितना हो जाएगा, -x, माइनस बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, समाकलन गुणांक आ जाता है। तब मैं आपको कहता हूँ हल करने के लिए सूत्र लगाओगे, जब आपका रूप होगा डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का रूप होगा तो y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू में क्या होता है dx और प्लस का c, इस सूत्र को अप्लाई कर देना बस। और जब रूप होता है dx अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का होता है तो दूसरा सूत्र लगाते हैं, बस यही दो सूत्र याद रखना है। y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू e की पावर -x, क्यू की वैल्यू कितनी है, cos x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू है e की पावर -x, ठीक है ना। और ये dx हो जाएगा प्लस c। देखिए ये आपका हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, देखिए इसका खंडशः समाकलन होगा, ठीक है। इसका समाकलन आपको अलग करके बता देते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम i के बराबर मान लेंगे और समाकलन करेंगे किसका भैया, cos x इंटू ई की पावर -x dx का। इसका खंडशः समाकलन देखिए 2 बार होगा, तो इसका समाकलन ही आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसका समाकलन अलग किए दे रहे हैं। देखिए क्या करना, i इक्वल टू, पहले क्या करेंगे हम भैया, cos x को छोड़ेंगे, समाकलन करेंगे e की पावर -x dx का, क्योंकि e की पावर -x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड नंबर पर मानेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फलन यानी cos x इंटू में समाकलन ऑफ e की पावर -x dx, और इसकी जितना आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x e की पावर -x का समाकलन e की पावर -x, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए तो माइनस आगे लगेगा, e की पावर -x का समाकलन माइनस e की पावर -x, उसके बाद माइनस cos x का जो अवकलन हो जाएगा वो माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा या माइनस sin x हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, अवकलन कर रहे हैं ना। और e की पावर -x का समाकलन माइनस e की पावर -x, और ये हो जाएगा dx। ये i इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x इंटू में e की पावर -x माइनस ये हो जाएगा sin x इंटू ई की पावर -x dx। माइनस माइनस का गुणा भैया प्लस हो जाता है। अब पुनः हम खंडशः समाकलन करेंगे, ठीक। तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस cos x ई की पावर -x, यहाँ पर पुनः हम खंडशः समाकलन करेंगे तो sin x छूटेगा, e की पावर -x का जब समाकलन करेंगे तो माइनस e की पावर -x होगा, माइनस लगाएंगे, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, और e की पावर -x का समाकलन करेंगे तो माइनस e की पावर -x होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये dx। हमने डायरेक्ट थोड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, जैसे मैंने उस पर खंडशः किया वैसे नीचे करना है। तो माइनस cos x हो जाएगा, e की पावर -x हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x e की पावर -x, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा cos x e की पावर -x dx हो जाएगा। बताइए अब cos x e की पावर -x dx को ले सकते हैं i, और ये i इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i, और इधर हो जाएगा माइनस का cos x e की पावर -x प्लस sin x, और ये हो जाएगा e की पावर -x। तो i बराबर आपका आ जाएगा 1/2, इन दोनों में e की पावर -x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा sin x माइनस का cos x। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो बस, ये आपका हो जाएगा 1/2 e की पावर -x, और ये हो जाएगा sin x माइनस का cos x और प्लस का c, ठीक है ना। अब ये वाला e की पावर जो -x है वो इस दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e की पावर -x अपान में e की पावर -x, और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x और प्लस c अपान e की पावर -x। ये e की पावर -x इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में आएगा, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, और उसके बाद प्लस c की पावर c के बटे में e की पावर -x ऊपर आएगा तो c इंटू ई की पावर x प्लस का हो जाएगा, और ये भैया आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 1/2 sin x माइनस cos x प्लस c ई की पावर x। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है आपके एग्जाम में हर बार, ठीक है। तो इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। और आगे जो हमारे सवाल है वो है आपके निश्चित समाकलन पर है। तो चलिए निश्चित समाकलन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं, फिर ये प्रश्न पत्र पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, तो इस प्रश्न का आप जल्दी से ले डालिए, जल्दी। तो निश्चित समाकलन के भैया दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिसमें से मैंने दोनों प्रश्न आपको कराए हैं,
ठीक है, वन शॉट में आपको ये दोनों क्लास मैंने दोनों प्रश्न आपको दिए। अब इसमें एक प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम बताएंगे और एक आप लोग मेरी सहायता करोगे, आप लोग उसे लगा डालोगे। लगा क्या डालोगे, मैंने लगवाया है, वन शॉट ओपन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, है ना। देखिए इसमें एक प्रश्न आया है आपका 9 का पार्ट। एक प्रश्न दिया गया लिमिट 0 to π/2, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, ये तो सभी को आता होगा। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में देखने को मिल तो ये भी जाएगा, दूसरा वाला भी, ठीक है। और ये आपको मिलेगा विविध उदाहरण में, ठीक है। ये विविध उदाहरण की एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा x dx अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, विविध उदाहरण वाले में देख के लगाओगे तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और ये वाला तो आप सभी लोग लगा लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, हर बार रिपीट होता है। और ऐसा कोई निश्चित समय की क्लास नहीं जिसमें मैंने ये कराया ना हो, तो उसको कर लेना जाके, दोनों आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के। लेकिन इसको मैं करा दे रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाता है, कठिन से इसको सरल कर देते हैं। i = लिमिट 0 से पाई x dx अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। प्रगुण नंबर 4 तो जानते हो ना, प्रगुण लिख देते हैं, नहीं तो प्रगुण ही नहीं जान पाओगे। 0 से a fx dx, प्रगुण आपका कहता है 0 से a f x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x। मैंने इस प्रगुण का यूज किया यहाँ पर, देखिए तो ये हो गया i = लिमिट 0 to पाई, x के स्थान पर हमने लिखा अपर लिमिट माइनस का x, ठीक है। नीचे भी a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, ये आपका कॉस रहेगा कॉस स्क्वायर x। इसी तरीके नीचे करेंगे तो b स्क्वायर और ये आपका रहेगा साइन स्क्वायर x ही dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉस 180 माइनस होता माइनस कॉस जरूर, लेकिन स्क्वायर लगा था ना तो प्लस हो जाएगा, क्या मतलब है। और साइन तो बदलता नहीं है, 180 का स्क्वायर रहेगा। और साइन पाई माइनस 180 का मतलब दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैसे वैसा रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 प्लस 2 से जब भी ये वाला प्रगुण लगाते हैं तो दोनों को जोड़ते जरूर है। आई कितना हो जाएगा 2i, और ऊपर देखिए 0 से पाई हो जाएगा, दोनों का हर सेम एक हल ले लेंगे। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और ऊपर x प्लस पाई माइनस x और dx। ये माइनस x प्लस x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 2i = पाई अचर पद बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to पाई, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर आने के पश्चात ही दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो दिक्कत आपको नहीं लेनी है। देखिए सबसे आसान कर देता हूँ मैं, आपको करना क्या है, मैं कॉमन ले लेता हूँ कुछ, ये आ जाएगा i = π/2, ये 2 बटे में आ जाएगा। और अगर 2 से गुणा कर दे तो लिमिट में क्या होता है, 2 से भाग हो जाता है, ये भी प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉस स्क्वायर x, ठीक है, कॉस स्क्वायर x जो है कॉमन ले रहा हूँ पहले। तो कॉस स्क्वायर x जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। इस बात को समझ ले जाओ, काम हो गया। मैंने नीचे से कॉस स्क्वायर x जबरदस्ती कॉमन लिया, नहीं मिला तब, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर x कॉमन लिया, 1/cos स्क्वायर x बन गया, सेक स्क्वायर x ऊपर लिख दिया। और यहाँ साइन में कॉमन नहीं मिला था तो कॉस बटे में चला गया साइन के, साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x बन जाएगा tan स्क्वायर x। अब देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल, i = हो गया पाई, और लिमिट हो गई 0 से π/2, और ये हो गया सेक स्क्वायर x। अब यहाँ से b स्क्वायर भी जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो ये a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब अगर हम मान लें कि tan x बराबर t, कितना मान लें, tan x बराबर t, तो tan x का अवकल गुणांक वहाँ पर मिल जाएगा हमें ऊपर अंश में, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। i = आपका हो जाएगा पाई अपान में b स्क्वायर, और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, सेक स्क्वायर x dx के स्थान पर आपका dt हो जाएगा, और नीचे a अपान b का होल स्क्वायर प्लस ये t का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका सूत्र सभी लोग जानते हो, 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो समाकलन होता है tan इनवर्स x होता है। तो ये हो जाएगा i = पाई/b स्क्वायर, ये tan इनवर्स x, पहले 1/a करेंगे,
1/a के स्थान पर a/b इंटू में tan इनवर्स x के स्थान पर t और प्लस का c। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें लिमिट पुट करना है 0 से π/2। अब यहाँ पर अभी पुट नहीं करना, लिमिट अगर बदल लेते t से यहीं से तब तो डायरेक्ट पुट कर सकते थे, तो चलिए बदल लेते हैं, यहीं पर लिमिट बदल लेते हैं। tan x बराबर t माना था, x बराबर 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0 तो 0 रहेगी लिमिट, π/2 रखेंगे तो लिमिट इन्फिनिटिव हो जाएगी बस। तो लिमिट अगर इन्फिनिटिव कर देते हो, यहाँ पर चेंज कर देते हो, यदि x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर π/2 तो t बराबर आएगा इन्फिनिटिव। रख के देख लो, π/2 रखोगे, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव भी तो होती है, तो t बराबर इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो t का मान x के पदों में रखकर लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट रख सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए ये b ऊपर चला जाएगा तो πb बटे में ab² हो जाएगा, और यहाँ पर अपन लिमिट पहले लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट यानी 0। समझ रहे हो ना, ये फ़ायदा होता है, जहाँ पर आप मानो वहाँ पर लिमिट चेंज कर दोगे तो ये फ़ायदा होता है कि x के पदों में लाना नहीं पड़ता है। तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्या निकल के आएगा, देखिए ये आपका आएगा i इक्वल टू π/ab। ठीक है, b से b कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मान हो जाएगा π/2। इन्फिनिटिव tan 90 का मान होता है, tan इनवर्स tan 90 मतलब 90 यानी π/2। तो आप गुणा करेंगे तो i बराबर कितना आ गया, पाई का गुणा π² अपान में 2ab। ये वेरी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आता है, कभी कभी इसका मान निकालने के लिए आता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक के उदाहरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उम्मीद है कि आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से आपको ये पता चल गया होगा कि अब हम मैथ में कैसे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बस कुछ नहीं भैया, लास्ट बार कहता हूँ आप सभी से 1 शॉर्ट क्लास कर डालिए, फिर आइएगा पेपर देकर, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या नहीं फंसा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।